कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। इन शॉर्ट में ये शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने खुद लिखे हैं। इसमें आपको एक फॉर्मूला शीट की तरह सारे कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन रिलेटेड मिल जाएंगे। फिर हमारा चैप्टर एनएलएम यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आता है। इस चैप्टर को मैं दो हिस्सों में पढ़ाती हूँ, एक लॉज ऑफ मोशन अलग और एक फ्रिक्शन अलग। तो आज यहाँ पे हम फ्रिक्शन को रिवाइज करने वाले हैं। इसमें आपको कई टॉपिक्स मिलेंगे, उसके बहुत शॉर्टकट्स भी मिलेंगे ताकि एमसीक्यू बेस्ड आपसे बहुत जल्दी सॉल्व हो पाए। नीट पर्पस के लिए दिस इज द बेस्ट वीडियो यू कैन वॉच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, हम इन छोटी छोटी बातों पे अभी नहीं जाएंगे। फ्रिक्शन हमें पता है, एक बैकवर्ड फोर्स या फ्रंट फोर्स लगती है, एक अपोजिंग फोर्स हम इसको ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट ये सेशन हमारा 20 to 30 मिनट्स का होगा। ये आप अपने शॉर्ट रिकैप्स के लिए यूज कर सकते हैं पेपर से 1 नाइट और 2 नाइट पहले। लेकिन हाँ, ये आपको तभी समझ में आएगा व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अब देखो, एफ एस मैक्स क्या होता है, यानी फ्रिक्शन हमारे मैक्सिमम कब होगी, जब हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारी क्या होती है, म्यू एन होती है। म्यू एन जो होगा उसे हम म्यू एस भी बोलेंगे। ठीक है। म्यू एस जो होगा वो लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है। म्यू के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस, नो मैटर व्हाट। अब आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पे। इस ग्राफ पे आप देखो, एक्स एक्सिस पे मैंने रखा है टाइम या फिर फोर्स अप्लाइड, और वाई एक्सिस पे रखा है फ्रिक्शन। ये एक ग्राफ जनरली प्लॉट होता है और इसके लिए आपको क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको यहाँ पे वैल्यूज दे देगा, लाइक उसने दे दी 70 और 60। और अब वो आपसे पूछेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट्स। तो देखो, जो ये टॉप पे जा रहा है ये कर्व, और एक ट्राइंगल बना के नीचे कांस्टेंट आ रहा है, ये वाला जो आपका कर्व हो जाएगा ये आपका हो जाएगा म्यू एस। यानी जो टॉप हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस। और जो हल्का सा डिप हो रहा है ये वाली वैल्यू, इसके ये वाली वैल्यू जो हुई, ये आपकी हो जाएगी म्यू के की वैल्यू। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमें पता है, जब तक अगर बॉडी नहीं चल रही है तब उस और हम फोर्स लगा रहे हैं पर बॉडी नहीं चल रही है, तो जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि आपने जितनी फोर्स लगाई उसको अपोजिट करने के लिए वो खुद ब खुद अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता रहेगा। ऐसा कैसे होगा, अगर आपने 40 न्यूटन्स की फोर्स लगाई हुई है, तो 40 न्यूटन्स की फोर्स पे भी अगर आपका एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा, तो उस पे जितनी फोर्स लग रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा, वो अपने आप 40 न्यूटन हो जाएगा। अगर आप 20 न्यूटन लगाओगे तो वो 20 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। फॉर एग्जाम्पल 50 न्यूटन पे कोई एक बॉडी चलेगी, तो अगर आप उस पर 51 लगाओगे तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, फिर वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पुलिंग के केस में। पुलिंग क्या होगी, पुलिंग का आपको ये डायग्राम, अगर एक बॉडी है तो हम इस डायरेक्शन में पुलिंग की फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स के आप कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आपको एफ कॉस थीटा मिलेगा, यहाँ पे एफ साइन थीटा मिलेगा, पीछे आपकी फ्रिक्शन लगेगी। अब अगर आपको अबाउट टू मूव, जैसे यहाँ लिखा हुआ अबाउट टू मूव, मतलब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब आएगी, जब आपकी एफ जो होगी वो म्यू एस एम जी से ज्यादा होगा। म्यू एस एम जी हमने यहाँ क्यों लगाया, कि म्यू एस एन होता है और एन जो है वो हमारा एम जी के इक्वल है। लेकिन अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो फ्रिक्शन हमारी म्यू के एम जी के इक्वल होगा। इसमें डिफरेंस क्या है, म्यू एस जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है और म्यू के जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, हमें एन निकालना है। ये देखो बच्चों, अगर हमने फोर्स यहाँ पे रिजॉल्व करी है तो यहाँ हमारा एफ साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एफ कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप ये देखोगे एन और एफ साइन थीटा की डायरेक्शन सेम है और एम जी की डायरेक्शन अलग है। तो अगर हमें एन निकालना होगा तो एन हमारा क्या होगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है। हमने हमने एम जी को ही बढ़ा रखा है बिकॉज बॉडी ऊपर उड़ के नहीं जा रही है। अब अगर हमें मोशन इनिशिएट करना होगा तो हमें उसकी मिनिमम या फिर वैल्यू क्या चाहिए होगी। अगर हमें एक मोशन इनिशिएट करना है और हमें क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू टू इनिशिएट अ पुलिंग मोशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इस या तो इतनी वैल्यू आएगी या तो इससे ज्यादा आएगी। अब मिनिमम में हमारे पास एक और शॉर्टकट है, म्यू एस एम जी रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ठीक है। अगर उसने आपको फॉर एग्जाम्पल थीटा नहीं दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप मिनिमम फोर्स कैसे निकालोगे, विच इज म्यू एस एम जी
रूट 1 प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपका tan थीटा हमेशा म्यू एस के इक्वल रहेगा, बिकॉज ये लिमिटिंग कंडीशन है, बॉडी बस चलने ही वाली है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पुशिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स हमें क्या बताता है कि जो हमारी डायरेक्शन इस फोर्स यहाँ पे थी, अब वो हम फोर्स ऐसे लगाएंगे, फिर इसको रिजॉल्व करोगे तो एक्स डायरेक्शन में एफ एफ कॉस थीटा आएगा, वाई डायरेक्शन में एफ साइन थीटा आएगा। यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी वो एम जी प्लस एफ साइन थीटा होगा। इससे पिछले में आपको n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा मिला था, और यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए मोशन आपको चाहिए म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अंतर देखो क्या है, यहाँ पे अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा है, और यहाँ पे कॉस थीटा, कहाँ गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा है। इसका मतलब एज पर अ वेरी कॉमन रूल ऑफ मैथमेटिक्स, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होता है दैट फ्रैक्शन इज अ बिगर फ्रैक्शन। इसका मतलब पुशिंग में हम फॉर्मूले से देख सकते हैं कि ज्यादा फोर्स लग रही है एज कंपेयर टू पुलिंग। तो यही चीज मैंने अपने नेक्स्ट नोट में लिखी है, वो ये है कि फोर्स ऑफ पुशिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ पुलिंग, यानी किसी चीज को पुल करना इजी है रेदर उसे पुश करना, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, म्यू के जी। एक्सेलरेशन में हमेशा म्यू के लगाएंगे बिकॉज बॉडी चल रही है, चलने में काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। और अगर उसने आपसे कभी स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है तो थोड़ा तो आप अपना माइंड यूज करके ये सोचोगे कि बॉडी ऑब्वियसली पहले चल रही होगी, चलने के बाद रुकेगी, तो हमेशा यहाँ पे आएगा म्यू के। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का आपका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्मूला जो आपको एकदम इजीएस्ट याद करना है, वी नॉट अपॉन 2 म्यू के जी, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका हो जाएगा टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू के जी। इन सारे बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये फॉर्मूला अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, वो इसलिए कि जब आप इसे डिराइव करोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन मोशन से, आपको यही फॉर्मूले दोबारा उसमें मिलेंगे, तो हमने उसको एज ए रिजल्ट आपके सामने रख लिया है, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऐसे एक पुली लगी रहती है और इसमें एक एक मिनट बच्चों, ये हिल क्यों जाता है, एक ब्लॉक लगा हुआ है, उससे स्ट्रिंग जा रही है और दूसरे स्ट्रिंग पे एक मैन जो है उस पुली के ऊपर चढ़ रहा है। इस केस में हमें क्या पूछेगा कि ऐसी क्या एक्सेलरेशन होगी उस मैन की जिससे ये ब्लॉक अपनी जगह से ना हिले, यानी अगर ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है तो ब्लॉक इधर से उधर ना हो और मैन भी ऊपर चढ़ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके स्टेप नंबर 1 है, आपको ब्लॉक की वजह से क्या टेंशन लग रही है उसे कैलकुलेट करना है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो, ये आपको थीटा दिया रहेगा, आप उससे एम जी, इसका एम जी होगा, यहाँ पे वो उसके साइन के इक्वल आ जाएगा, और उससे आप यहाँ पे टेंशन निकाल लो। यही टेंशन आपकी इस वाले स्ट्रिंग पे भी लगेगी, और मैन का वेट भी होगा। सपोज मैन का वेट है 25 और जो टेंशन लग रही है वो 350 न्यूटन लग रही है। अब आपको क्या करना होगा, मैन टेंशन से, यानी टेंशन 350 न्यूटन है, मैन का वेट है 250, मैन का मास 250 है, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा, एक मिनट, मैन का मास हम 25 लेंगे और टेंशन हमारी 350 है, मास को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वेट आ जाएगा। तो अब आपको टेंशन यानी 350 माइनस 250 करना होगा, और इसके सामने आपको मैन का ही मास लिखना होगा और एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आपको वो एक्सेलरेशन होगी जिससे आपका बॉडी मूव नहीं, आपकी बॉडी नहीं यानी ब्लॉक मूव नहीं करेगा और एक मैन ऊपर चढ़ सकता है। तो अगर इसको आप अंग्रेजी में बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो कैलकुलेट द टेंशन ड्यू टू द ब्लॉक, उसके बाद माइनस दैट टेंशन फ्रॉम द एम जी ऑफ मैन एंड इक्वेट इट टू द मास ऑफ मैन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। इट गिव्स अस द एक्सेलरेशन फॉर विच ब्लॉक डजंट स्लिप। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है, ये मैंने आप लोगों के लेमीज थ्योरम के लिए लिखी है बिकॉज लेमीज थ्योरम में बहुत बार यूज होती है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जब भी कॉस के साथ माइनस लगेगा मोस्ट ऑफ द केस में साइन आता है, ठीक है।
अब देखो, हमें पूछ रहा है टू फाइंड द एंगल इन द पुलिंग। अगर हम पुल कर रहे हैं किसी चीज को और उसने हमसे पूछा है कि मिनिमम फोर्स के लिए हमारे पास क्या थीटा होगा। अगर हमने यहाँ पे किसी चीज को पुल किया है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पुली है, हम इसे पुल कर रहे हैं, तो क्या थीटा बनाना चाहिए इसको ताकि मिनिमम एंगल हो। तो उसके लिए हम tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस लगा देंगे। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक ब्लॉक है, ये है, इसे आप पुल कर रहे हैं तो ये जो थीटा होगा वो इस वाले थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यूस, यानी आपके एंगल आ सकता है वहां से। ठीक है, अब हमें बताना है रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है फ्रिक्शन की। अगर एक बॉडी पे फ्रिक्शन लग रही है इस डायरेक्शन में, एन आएगा इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, और जिसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्ट वेक्टर फॉर्मूले से रूट एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर हो जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये थीटा लेना है। थीटा इज ऑलवेज बिटवीन एन, यानी ये नॉर्मल जो लगती है और रिजल्टेंट, इनके बीच का ही एंगल आपका थीटा हुआ, यहाँ पे आएगा आपका फ्रिक्शन। ठीक है, और इसके बाद ये देख स्लाइडिंग। अब हमारी स्लाइडिंग कब स्टार्ट हुई, कौन सी स्लाइडिंग, एक ब्लॉक है, उस पे हमने एक और ब्लॉक रखा है, एक ट्रायंगुलर मास पे हमने ब्लॉक रखा है। अब हम कब स्लाइड होगा यहाँ पे, जब हमारे एफ की वैल्यू यानी जो फोर्स लगेगी वो एन प्लस रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। एन एन रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल होगा, म्यू एस के। अब यहाँ पे r इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। देखो इससे आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे पीछे आपका फ्रिक्शन लगेगा म्यू म्यू एम जी कॉस थीटा, ऊपर आपका n लगेगा, यहाँ पे आपका रिजल्टेंट लगेगा। बाय सिमेट्री आप ये देख सकते हो ये एम जी ही होता है, और अगर डिराइव करना चाहो तो आप डिराइव भी कर सकते हो। तो क्या क्या कंडीशन है स्लाइड होने के, अगर आपका tan थीटा यानी ये थीटा आपके म्यू एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से कम है, तो कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाएगा, और आर आपका एम जी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका tan थीटा जो है वो म्यू एस से ज्यादा है तो मोशन होगी। अब इस केस में आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, यहाँ लगती है जी साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पीछे लगेगा म्यू एस कॉस थीटा, एक्सेलरेशन निकलेगी जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब म्यू के क्यों लगा है, फिर वही बात है, बिकॉज हमारी बॉडी मूव करने वाली है, उसे काइनेटिक फ्रिक्शन ही एक्सेलरेशन देगा। जी साइन थीटा को हमने बड़ा इसलिए लिया है बिकॉज ऑब्वियसली ना बॉडी नीचे ही मूव करेगी, बॉडी ऐसा तो नहीं ऊपर मूव करेगी। ऊपर मूव कब करेगी, जब हम उसे एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करेंगे तभी वो ऊपर मूव करेगी। ठीक है, इस केस में tan अल्फा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब r आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा रूट वन प्लस म्यू के स्क्वायर। ये सब आप फॉर्मूलाज याद कर लेना, बिकॉज डायरेक्ट टिक करने होते हैं बहुत बार। डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द रिजल्टेंट इफ थीटा इज दिस, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी ऊपर मूव करेगी कभी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। अब देखो बहुत बार हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ब्लॉक एक ट्रायंगल मास के नीचे है, हम यहाँ से कितनी फोर्स, हमें यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कितने डिस्टेंस पे जाके स्टॉप रुक जाएगा। इसके लिए आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट पता होना चाहिए, और आपका डिस्टेंस होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन थीटा, और आपकी एक्सेलरेशन होगी 2g साइन थीटा। इसके बाद क्वेश्चन आपको ये आते हैं कि अ बॉडी ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इज मूविंग इन टाइम t, फाइंड द टाइम if the if the friction is x फॉर एग्जाम्पल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी रफ जो होगा वो आपके एन टी स्मूथ के इक्वल हो जाएगा। एन टी स्मूथ का मतलब क्या होता है, एन इज द नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, और टी स्मूथ तो आपको यानी टाइम ऑफ जो स्मूथ पे मूव करने का आपको टाइम दिया ही होगा। अब उसने हमें ये बोला है अगर कि आपका टी सेकेंड्स में स्मूथ सरफेस पे मूव करता है, और 3 सेकेंड्स पे आपका फ्रिक्शन पे मूव करता है, तो हमें टी रफ कैसे मिला, जब हमने टी स्मूथ यानी 1 मल्टीप्लाई बाय एन यानी हमने 3 किया, क्योंकि उसने क्या बोला, थ्राइस ऑफ द टाइम्स बोला। अब इस केस में अगर उसने हमसे एक्सेलरेशन पूछा कि अगर एक स्मूथ सरफेस पे एक बॉडी 3 सेकेंड्स में चलती है, रफ सरफेस पे बॉडी जो है वो 6 सेकेंड्स में चलती है,
तो एक्सेलरेशन स्मूथ वाले का 2 है, तो रफ वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा? अब आप देखो टाइम टी जो है वो किसके इक्वल होगा? अगर हमने टाइम टी लिया है 6 और स्मूथ का हमारे पास टाइम है टी, यहाँ पे मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, देखो इस पे, ये देखो स्मूथ का टाइम जो हमारा है वो हो गया है 3 सेकेंड्स। रफ का हमारे पास जो टाइम है वो है 6 सेकेंड्स। इसका मतलब स्मूथ को मैं एस लिख रही हूँ, एस इंटू 2 हमारा रफ हो जाएगा, ठीक है। ये आर है, ये एस है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली 3 इंटू 6, तो यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसने हमें दिया हुआ है कि इसकी एक्सेलरेशन 2 है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? उसके लिए हम लोग करेंगे ए स्मूथ इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए रफ। तो ए स्मूथ कितना है 2, एन कितना है वो भी 2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और ए रफ इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन रफ में आएगा वो आएगा हाफ, ठीक है। यही बता रहा है ये, ठीक है। अब आ जाओ म्यू के। अब उसने हमसे पूछा अच्छा एक्सेलरेशन बता दिया, टाइम बता दिया, अब बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा? तो 1 माइनस एन स्क्वायर टैन थीटा, थीटा वो आपको देगा, ठीक है। अब नीचे अगर हमें पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं कहीं पे भी, यानी ये एक ब्लॉक है, इसके इसके सरफेस के पैरेलल लग रही है, तो अगर हमारा tan थीटा म्यू से ज्यादा है तो हमारे पास मोशन होगा। tan थीटा म्यू से कम है तो कहीं से भी फोर्स लगा लो मोशन नहीं होगा। अब आप ये सोचो हमारे पास मिनिमम फोर्स कब होगी? मिनिमम फोर्स तब होगी जब हमारे पास जी साइन थीटा इधर लगे, फ्रिक्शन इधर लगे, तो ये दोनों कुछ हद तक एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो अब हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा विल बी द मिनिमम फोर्स, और एम जी साइन थीटा प्लस म्यू म्यू कॉस थीटा जो होगी वो आपकी मैक्सिमम फोर्स होगी। जब साइन थीटा और कॉस थीटा एक डायरेक्शन में एक्ट करे तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। अब आ जाओ टू चेक वेदर स्लाइडिंग अकर्स और नॉट। अभी मैंने आपको बताया कि हमें कैसे देखना है कि स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी। एक तो हमारे पास तरीका है कि हम tan थीटा और म्यू का रिलेशन देख ले, अगर आपस में ये दोनों इक्वल है तो स्लाइडिंग होगी, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर स्लाइडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास म्यू एस अगर नहीं दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, एम जी साइन थीटा लग रहा है जहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारा एम जी साइन थीटा लग रहा है और ये एफ लग रहा है। अब अगर एम जी साइन थीटा बड़ा है तो हम एम जी साइन थीटा में से फोर्स एक्सटर्नल को माइनस कर देंगे, और अगर फोर्स एक्सटर्नल बड़ा है तो फोर्स एक्सटर्नल में से एम जी साइन थीटा को माइनस कर देंगे। जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो आएगा एफ इफेक्टिव। अब हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलती है? एम म्यू एस एम एम म्यू म्यू एस एम जी, ठीक है, म्यू एस एम जी, एम तो हमारा उसी में आ गया। अगर ये एफ इफेक्टिव म्यू एस एम जी से ज्यादा है तो आपका मोशन होगा, और अगर म्यू एस एम जी से कम है तो आपका मोशन नहीं होगा। अब देखो यही एक टॉपिक पहले पहले भी रिपीट हुआ था कि अगर एफ एक्सटर्नल हमारा एक मोशन नहीं करवा पा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। अब अगर हमारे पास फोर्स जो है वो पैरेलल टू ग्राउंड है, पहले हमारे पास पैरेलल टू सरफेस था, अब हमारे पास पैरेलल टू ग्राउंड है, तो इस केस में जो आपका एफ मिनिमम होगा वो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। मैक्सिमम के लिए आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और इसी में अगर आप फोर्स है, जैसे ये मैंने फोर्स आपको बताई, अब ये इसकी रेंज आ गई, या तो ये इतने सबसे एक फोर्स कैसे लाई करेगी, कौन सी फोर्स हम लगा सकते हैं, वो या तो इससे बड़ी होगी या तो इससे छोटी होगी। वही चीज हमारे पास थीटा के लिए आ गई, एम जी टेन थीटा माइनस अल्फा, यानी फ्रिक्शन एंगल हमारा अल्फा है और थीटा हमारा रिपोज है, ठीक है। अब अगर हमारा फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड है, यानी सरफेस के 90 डिग्री बना रहा है, तो इसमें हमारे पास होगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू, ये हमारा उसकी एफ मिनिमम हो जाएगी। अब अगर हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी जो फोर्स मैक्सिमम है वो n टाइम्स ऑफ मिनिमम फोर्स है, और आप हमें ये बताइए कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आपका जो लगेगा वो n-1 अपॉन n+1 tan थीटा, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं अपने ट्रक्स वाले क्वेश्चन में। ट्रक के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक ट्रक बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ, चलो ये तो वर्टिकल ट्रक हो गया। इस ट्रक की अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं पहले, तो ये ऐसा होगा। देखो ये एक ट्रक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, क्या एक्सेलरेशन होगी कि ये पीछे गिर जाए, कब पीछे नहीं गिरेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो हम एक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कब मोशन होगा। अगर एक्सेलरेशन जो है वो, अगर फोर्स, चलो एक्सेलरेशन छोड़ते हैं, फ्रिक्शन फोर्स से ट्रक की फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स की फोर्स से ट्रक की फोर्स ज्यादा है, तो स्लिपिंग होगी। ठीक है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स कम है, अगर फ्रिक्शन फोर्स कम है और ट्रक की फोर्स ज़्यादा है, तो स्लिपिंग होगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है और ट्रक की फोर्स कम है, तो स्लिपिंग नहीं होगी, क्योंकि ट्रक की फोर्स उसे कहाँ खींचेगा, इधर, फ्रिक्शन उसे पीछे खींचेगी। अगर ये दोनों इक्वल है तब तो कुछ भी नहीं होगा, एक भी ज़्यादा हुआ तो उस डायरेक्शन में मोशन शुरू हो जाएगा, और अगर इक्वल है तो फिर लिमिटिंग है। अब हमें पहले ए रिलेटिव निकालना होगा। ए रिलेटिव मतलब सूडो फोर्स के लिए ब्लॉक की क्या एक्सेलरेशन होगी, तो वो होगी ट्रक की एक्सेलरेशन माइनस म्यू के जी। मतलब हमें ट्रक की एक्सेलरेशन से फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन माइनस करना होगा। अब टाइम टू फॉल हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस यानी ब्लॉक ट्रक से कितना पीछे रखा हुआ है गैराज पे, हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल। अब आपको सोचो, जितने टाइम में ट्रक यहां से यहां पहुंचेगा, जितने टाइम में ट्रक यहां से यहां पहुंचेगा, उतने ही टाइम में ये वाले डिस्टेंस भी ब्लॉक पीछे जाएगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डिस्टेंस मूव बाय ट्रक कितना होगा, एस हाफ ए टी। याद रखना, एल ब्लॉक के लिए ए रिलेटिव, ट्रक के लिए ए टी, और टाइम दोनों का सेम रहेगा। अब एक्सेलरेशन जो होगी वो ब्लॉक की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, वो होगी ए टी प्लस ए रिलेटिव। ओके। अब वर्टिकल ट्रक पे आ जाओ। वर्टिकल ट्रक क्या है, ट्रक के सामने एक ब्लॉक चिपका हुआ है। ठीक है। तो अब हमें क्या एक्सेलरेशन चाहिए जिससे ब्लॉक ना गिरे, तो अगर हमारा एम जी वो फ्रिक्शन से कम होगा, देखो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, फ्रिक्शन ऊपर लगेगी, एम जी नीचे लगेगा, एन इधर लगेगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो हमारा ब्लॉक नहीं गिरेगा, अगर एम जी ज्यादा हुआ तो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। अब एक और चीज है, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ये वाली ज्यादा हुई, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ज्यादा हुई जी बाय म्यू बाय जी से, कहाँ गया, जी बाय म्यू से, अगर ए टी हमारी ज्यादा हुआ जी बाय म्यू एस से, तो हमारे पास ब्लॉक नीचे गिरने की सिचुएशन आएगी। ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी के, अपने अपोजिट वाले के। अब देखो स्लिपिंग कब स्टार्ट होती है, स्लिपिंग स्टार्ट अभी मैंने कब बताया, जब एक्सेलरेशन ब्लॉक एक्सेलरेशन ट्रक की कम होगी जी बाय म्यू एस से, तो कभी भी मोशन नहीं होगा। और अगर कम होगी इस वाले की, ट्रक की एक्सेलरेशन अगर कम होगी तो मोशन होगा, और अगर ट्रक की एक्सेलरेशन ज्यादा हो गई, यहां से देखो ट्रक की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ज्यादा होगी तो ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा, पकड़ के रखेगा, और अगर कम होगी तो वो बाहर सरक जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम ए नेट कैसे निकालेंगे, इस वाले हाँ देखो, ए रिलेटिव नीचे जाएगा, ए टी इधर जाएगा, आपके पास ए नेट आ जाएगा रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए रिलेटिव का स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ कन्वेयर बेल्ट की प्रॉब्लम है, इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूले देखेंगे। यू रिलेटिव क्या होती है, ब्लॉक की वेलोसिटी प्लस बेल्ट की वेलोसिटी। ठीक है। ए रिलेटिव क्या होता है, म्यू के जी। अब क्या डिस्टेंस कवर करेगा एक ब्लॉक गिरने से पहले, म्यू रिलेटिव अपॉन टू म्यू के जी। ये वही सेम डिस्टेंस है, याद करो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये कहाँ गया, हाँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस, और स्टॉपिंग डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू के जी। अभी देखो यही सेम डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे बस यू रिलेटिव हो गया है और अपॉन टू म्यू के जी। अब चेन प्रॉब्लम है, एक टेबल से चेन लटकाई हुई है, कितना हम लटकाएं कि वो चेन गिरे ना, और कितना उसका फ्रैक्शन होगा। एक्स वो लेंथ है जितनी आपने टेबल से नीचे
गिरा दी है चेन और एल पूरी लेंथ है, तो क्या फ्रैक्शन होगा उस एक्स का एल के लिए, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है म्यू एल अपॉन 1 + म्यू। ठीक है, वर्क इसमें आप कितना करोगे, mg x² अपॉन, ठीक है। अब ब्लॉक ऑन ब्लॉक हम यहाँ पे बाद में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा डीप टॉपिक्स है जो हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ ब्लॉक ऑन वर्टिकल वॉल। ब्लॉक ऑन वर्टिकल वॉल बिल्कुल सेम है आपके वर्टिकल ट्रक वाले से। हमने वर्टिकल ट्रक में क्या पढ़ा था, अगर ए टी ज्यादा होगा g/μs से तो ब्लॉक कभी मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह अब ये क्या बोल रहा है, एफ अगर ज्यादा होगा mg/μ। एफ क्या होता है, बस हमने यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, a अगर ज्यादा होगा g/μ, और ये तो हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन mg के इक्वल होगा, ये वहां पे भी पता था आपको। अब मैक्सिमम वैल्यू विच मूव द ब्लॉक अप, ब्लॉक को अप मूव करने के लिए mg/sin माइनस कॉस म्यू कॉस थीटा, और मिनिमम क्या होगी mg/sin θ प्लस म्यू कॉस थीटा। मिनिमम और मैक्सिमम को याद करने के लिए डिनोमिनेटर एक का बड़ा कर देना, एक का छोटा कर देना, ठीक है। यहीं पे हम पूरी जो हमारी फ्रिक्शन आएगी एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, सारे आपके इन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो 30 मिनट्स की भी नहीं है, लेकिन आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। एक ब्लॉक ऑन ब्लॉक है जिसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।